जब लोगों को पता चलेगा कि भाई उनके राइट्स क्या हैं तभी वो उनको क्लेम कर सकते हैं। अलमिया ये है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई उनके राइट्स क्या हैं या क्या चीज़ें हैं। एक फेमस कोट था जो वायरल हुआ था कि भाई इफ़ पीपल वर एजुकेटेड इट कुड बी रियल प्रॉब्लम फॉर लीडर्स। ऐसे स्क्रॉल कर रहा था कि आया कि भाई जेबुल की लिस्ट लगी है। मैंने चेक किया, मुझे नहीं था कि मेरा नाम होगा। ऊपर चेक कर रहा हूँ तकरीबन 90 प्लस के ऊपर 95 96 पे मेरा नाम था, नाजिद हाकिम हैं। मैं हैरान हो गया, मैं उठ के बैठ गया, मैंने क्या NAJID नाजिद है। फिर मुझे जाके तसल्ली गया, फिर मेरा ऐसे मतलब एक्सीडेंटली एडमिशन हो गया। कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है क्योंकि ये कराची यूनिवर्सिटी की तरह या काफ़ी और यूनिवर्सिटी की तरह इतनी बड़ी नहीं है। ये ऐसा है कि भाई शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। फिर ऐसा नहीं होता कि भाई फिल्म में जैसे कहते हैं तारीख पे तारीख चला रहे हैं, तो आप कोर्ट में ऐसे नहीं कर सकते भाई तारीख पे तारीख। वकील ज़्यादा हो गए हैं, वकील अब तो ज़्यादा हो गए हैं। सो उस हिसाब से जो ज़्यादा नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि सबसे जो सिक्योर और सेफेस्ट फील्ड है ना वो लॉ ही है औरत के लिए, अगर कोई है। जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि 15-20 साल तक वो केस चल रहा है, उसके बाद पता चला कि जो मुजरिम था वो इनोसेंट निकला। तो फिर इसमें क्या होता है? इंटरमीडिएट के बाद हम स्टूडेंट्स जब अपने लिए फील्ड चूज़ कर रहे होते हैं तो वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कि ये फील्ड कैसी है, इस फील्ड के लिए यूनिवर्सिटी कैसी है, या फिर डिपार्टमेंट का माहौल कैसा है, या वो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में करंटली पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसके लिए वी स्टार्टेड कैजुअल गुफ्तगू, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पर वी वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी फॉर द स्टूडेंट्स जहाँ वो अपने एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स और यूनिवर्सिटी लाइफ की इंसाइट्स को शेयर कर सकें। हमने कैजुअल गुफ्तगू कराची यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था एंड देन वी थॉट कि इसमें और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी आने चाहिए। तो अब कैजुअल गुफ्तगू पर ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस, आर्टिस्ट, मीमर्स और इस जैसी बहुत सारी अनकन्वेंशनल फील्ड के स्टूडेंट्स भी आएंगे। सो वेलकम टू दी फर्स्ट एपिसोड ऑफ एक्सटेंडेड कैजुअल गुफ्तगू। दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा। आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान में जो लॉ बनता है इसके पीछे प्रोसेस क्या होता है, या अगर आप LLB पढ़ रहे हैं तो क्या आप सिर्फ वकील बन सकते हैं या आपके पास इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं, या फिर आपके बेसिक राइट्स क्या हैं। तो आज की गुफ्तगू में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाजिद हाकिम। नाजिद इज़ अ 4-year स्टूडेंट ऑफ LLB एट ज़ैबुल यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ ही इज़ द फाउंडर ऑफ एडलेक्स। ही हैज़ डन मल्टीपल कोर्सेज एंड इंटर्नशिप्स। आज की गुफ्तगू में नाजिद अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। आइए मिलते हैं नाजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है आज का? बस फिलहाल छुट्टियां हैं सो सेल्फ स्टडी चल रही है। सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है? यस। सही। तो आप अभी कौन से ईयर में? मेरा अभी 4th ईयर स्टार्ट होगा। सही। यस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट सर। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि नाजिद हाकिम नाम है आपका? यस। तो नाजिद का मतलब क्या है? बहादुर। बहादुर। यस, थोड़ा ये टिपिकल है क्योंकि आपने अक्सर माजिद सुना होगा, वाजिद हाँ सुना माजिद सुना होगा। आपको लोग माजिद तो नहीं कहते, या फिर वो उसमें हो जाता है कि हमारे दोस्त का नाम ऐसा है ना वो तो उसको चेंज करके लिख देते हैं। हाँ ऐसा काफ़ी मर्तबा हुआ है, फिर मुझे बताना पड़ता है कि भाई नाजिद है, वो नहीं सोचते हैं कि भाई ये क्या है नाम। आप आधी जिंदगी तो आप नाम समझाने में ही गुजर जाती होगी, भाई NAJID नाजिद। इसीलिए तो मैंने अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे उर्दू में भी लिख लिया है। अच्छा, ताकि वो प्रोनाउंसिएशन पता चल जाए कि भाई नाजिद लिखा है। यस। सही। तो आप लॉ पढ़ रहे हैं ज़ैबुल में? यस। सही है। फाइनल ईयर में आप? तो नहीं अभी फाइनल ईयर में जाएंगे ना आप? अभी 4th से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, 5 साल का। सही सही। तो मुझे ये बताएं कि ज़ैबुल ज़ैबिस्ट का पार्ट है? नहीं, अलग है। यस, ज़ैबुल इज डिफरेंट। कैसे? मतलब कैंपस है या फिर यूनिवर्सिटी डिफरेंट है? नहीं, ज़ैबुल एक यूनिवर्सिटी डिफरेंट है जिसका नाम है शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। ये पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ही लॉ की है और ये पाकिस्तान की फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी है। हालांकि जो ऑन द अदर एंड जो ज़ैबिस्ट है वो डिफरेंट है। सही है, सही सही। तो मुझे ये बताएं कि आप लॉ पढ़ रहे हैं, सही है, तो वकील बनने का शौक़ था क्या? इसके पीछे की जर्नी क्या थी? आपको लॉ पहले से ही पढ़ना चूज़ किया हुआ था या फिर एक्सीडेंटली आ गया? क्या जर्नी थी? नहीं, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं लॉ फील्ड चूज़ करूँगा, एक्सीडेंटली आ गया हूँ क्योंकि जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो मैंने लाड़काना से ली, मैट्रिक भी मैंने लाड़काना से की और मैं स्कूल में भी तो एक तो था ना कि एवरेज होते हैं, मैं तो बिलो एवरेज ही था। तो इतनी मतलब
वो नहीं था कि मैं आगे जाके कोई होशियार बच्चा था कि मैं ये वकील बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, वो नहीं। तो मैं कॉलेज में आया तो मेरी जो फील्ड थी इंटर में वो मेरी थी मेडिकल, तो मैंने मेडिकल किया क्योंकि मेरे अबू भी डॉक्टर थे। तो अबू ने बोला कि तुम क्या करो, मेडिकल करो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मैं था वो था इंट्रोवर्ट था, मुझे कोई किसी चीज़ का पता नहीं था, बस जो अबू कहता था मैं वो करता। मैंने अबू ने बोला डॉक्टर बन जाओ, मैंने चलो ठीक है बन जाता हूँ। हाँ, सो मैंने एडमिशन तो चलो मैंने प्री मेडिकल में ले लिया। तो वहाँ पर ऐसा था कि क्लासेस वगैरह हमारे कॉलेज के नहीं चलते थे, तो अकेडमीज़ का रुझान भी बढ़ चुका था। सो मैंने क्या किया, अकेडमीज़ मैंने वही ज्वाइन की वहाँ पर, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। सही। हाँ, मैंने बड़ी कोशिश की, हालांकि मैंने एकेडमी के अलावा वैसे भी सेपरेट ट्यूशन्स वगैरह वो भी मैंने लिए कि भाई चलो ठीक है मैं पढ़ता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री वो थी ना कि मुझे उसने इतना परेशान कर दिया कि घुमा दिया मुझे। मेरे जो रिएक्शन थे ना वो खराब हो गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आती कि क्या था। सो मेडिकल में मेरा बस एक तो ये था कि मेरा अपना मैंने कोशिश की कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन नहीं हुआ। दूसरा जो रीज़न था कि वो मेरे था फ्रेंड सर्किल। सही। सारा जो मेरा फ्रेंड सर्किल था वो था इंजीनियरिंग का, तो वो जब भी मुझे बात करते हैं पता है यार मेडिकल में ऐसा पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, ये वो बड़ी टफ है। तो एक था ना कि मैं तो एक ऑलरेडी इंट्रोवर्ट था, जब मैं आया कॉलेज में तो कुछ दोस्त मेरे बने, फिर जब वो ही ये बातें करने लगे तो फिर मेरा वो हो गया कि भाई वाकई में शायद ऐसा ही हो, एक मेरा माइंड बन गया फिर। और दूसरा था ये कि एक वो सर्किल था, तो मैंने क्या किया, आर्मी की तैयारी कर दी। वो सारा आर्मी की तैयारी करे, सारा जो हमारा 10-12 लड़के थे सभी ने क्या की, आर्मी की तैयारी करने लगे। तो मैंने भी आर्मी की तैयारी की, इनिशियल दिया, पास हो गया मैं। उसके बाद मैं ICSB में 4 दिन जो रहते हैं वहाँ पर भी आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट सिलेक्टेड। सो फिर उसके बाद मैं वो हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया कि भाई मैं अब आगे क्या करूँगा। मेडिकल भी मैंने नहीं की, आर्मी में भी नहीं हुआ, और मेरी परसेंटेज भी कम थी। तो बस मैंने क्या किया, फिर मैं हैदराबाद आ गया, अपने भाई के पास रहने लगा। वहाँ पर मैंने उसी पीरियड के दौरान डिफरेंट यूनिवर्सिटी की मैंने क्या की, प्रिपरेशन की। अभी तक मैं क्लियर नहीं था कि मुझे करना क्या है। मैंने अप्लाई किया सिंध यूनिवर्सिटी में, मुझे उस वक्त चाहिए था कि भाई मुझे IR मिले या क्रिमिनोलॉजी मिलेगी, क्योंकि CSS का बड़ा एक था ना, मैं इंटीरियर से आ रहा हूँ तो एक वो था कि भाई CSS करना है ये वो, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिला परसेंटेज की वजह से। तो फिर मैंने यहीं पर जेबुल में एडवर्टाइजमेंट आई, मैंने अप्लाई किया, लेकिन 3-4 महीने तक उसका क्या था, रिजल्ट अभी तक नहीं आई। टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया। एक तो मेरी परसेंटेज भी कम थी, इससे पहले भी मैंने अप्लाई किया हुआ था जेबुल में, लेकिन मैं नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने फिर से अप्लाई किया, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, उसने बोला कि इसकी जो परसेंटेज है ना वो चेंज होती रहती है, तो शायद तुम क्या हो सिलेक्ट हो जाओ। मैंने अप्लाई किया, चलो मैं देखता हूँ। तो अप्लाई किया मैंने, लेकिन 3-4 महीने तक रिजल्ट नहीं आई। मैं हैदराबाद ही था, मैंने अप्लाई किया, तो मैंने फिर उसी टाइम पीरियड के दौरान मैंने अप्लाई किया इस्लामाबाद के लिए, एक यूनिवर्सिटी थी रिफा इंटरनेशनल। आई गॉट सिलेक्टेड देयर। बड़ा मैं खुश था कि भाई कहीं पर एडमिशन नहीं हुई, अब फाइनली IR में होगी, वो भी इस्लामाबाद के शहर में। मैं अपने जो भी सामान था मैंने पैक किया, मैं घर गया, क्योंकि मुझे फ़ीस पे वगैरह करनी थी, और पैकिंग करके मुझे विदिन फ्यू डेज़ मुझे इस्लामाबाद जाना था। मैं जैसे ही रात को पहुंचा मैं सो गया, ठीक है। सुबह जैसे ही उठा, मैंने ऐसे ही जो नॉर्मल रूटीन होती है कि भाई फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था कि आया है कि भाई जेबुल की लिस्ट लगी है। सही। मैंने चेक किया, मुझे नहीं था कि मेरा नाम होगा, ठीक है। ऊपर चेक कर रहा हूँ, तकरीबन 90+ के ऊपर 95-96 पे मेरा नाम था, नाजिद हाकिम हैं। मैं हैरान हो गया, मैं उठ के बैठ गया, मैंने क्या NAJID नाजिद है। फिर मुझे जाके तसल्ली गया, फिर मेरा ऐसे मतलब एक्सीडेंटली एडमिशन होगी। फिर भी मुझे पता नहीं था, ना ही मैंने किसी को बताया भी था, क्योंकि लॉ की जो मैंने अप्लाई भी किया था वो भी मैंने छुप के ही किया था। अच्छा। हाँ, तो उस हिसाब से फिर मैं ऐसे ही एक्सीडेंटली यहाँ पर आ गया, लॉ में आ गया, आप जेबुल में आ गए। yes. सही। तो अब सबसे पहली बात ये कि आप लॉ पढ़ रहे हैं, सही है। एक सवाल है या एक परसेप्शन आता है लॉ के बारे में कि लॉ पढ़ के आप वकील ही बनेंगे, ऐसा है या इसमें कितनी सच्चाई, ये मुझे बताएं। ये अगर मैं LLB पढ़ रहा हूँ, सही है, तो LLB में मैं क्या पढ़ूंगा, सिर्फ वकील बन सकता हूँ या कुछ और, या इसमें वेरिएशन होती है आपके करियर में, आप क्या क्या बन सकते हैं लॉ पढ़ के? जब मैं भी LLB की ना, या LLB करने से पहले कॉन्सेप्ट यही था कि भाई जाके वकील बनोगे, तो मुझे भी यही था कि भाई मैं भी जब जाऊंगा ना तो वकील बनूंगा, कोर्ट में जाऊंगा सुबह 8 बजे से शाम के, केस तारीख पे तारीख, वो वाला सीन होगा। लेकिन जब मैं आया फिर मैंने देखा कि भाई लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ वकील लिटिगेशन साइड भी जाएं,
क्योंकि ऐसा ही होता है कि भाई आप जब कोई LLB करता है ना तो लोग कहते हैं भाई हाँ तुम वकील बनोगे, भाई लाजमी नहीं है मैं वकील ही बनूँ। लेकिन जब मैं आया मुझे पता चला कि भाई LLB के बाद और भी काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे पहला तो ये था कि अगर मैं वकील ही बनूँ, जो लिटिगेशन साइड होता है कि भाई कोर्ट जाऊँ लिटिगेशन। उसके बाद दूसरा हमारा जो अपॉर्चुनिटी आती है वो कि भाई मैं इन हाउस काउंसिल भी बन सकता हूँ। जो सोलिसिटर्स होते हैं हमारे कंपनीज़ के होते हैं, ठीक है, वो भी मैं बन सकता हूँ। जो हम कहते हैं ना लीगल एडवाइज़र वगैरह, सही है, वो भी जो मैं कम ऑर्गेनाइजेशंस के लीगल एडवाइज़र होते हैं यस वो भी मैं बन सकता हूँ। उसके अलावा मैं जुडिशरी में भी जा सकता हूँ, मैं जज भी बन सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमारी होती हैं वो क्या करती हैं, जो लॉ के ग्रेजुएट होते हैं उनको क्या कर देते हैं, प्रिविलेज देते हैं ऑलरेडी। सो उस हिसाब से मैं वहाँ पर भी जा सकता हूँ। और दूसरे हमारे लॉ के बेसिस पे हमारे इंस्पेक्टर लीगल भी आता है, ठीक है, जो भी डायरेक्ट कमीशन लॉ के बेसिस भी होते हैं, हम फिर वो भी कर सकते हैं। सो काफ़ी हमारी जो फील्ड है ना वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि भाई लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ कोर्ट ही जाएँ सुबह 7-8 बजे से लेके शाम के 5 बजे, ठीक है। आप इन हाउस सोलिसिटर भी बन सकते हैं काउंसिल। उसके अलावा आप जुडिशरी भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, या आप वैसे भी अगर कोई दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे FI हो गया, नेब हो गया, आप उनमें भी जा सकते हैं। सो ये है। सही है। तो इसमें ये है कि अभी आप 5 ईयर LLB कर रहे हैं, एक 3 ईयर्स LLB भी होता है, तो इसमें क्या फ़र्क है और इसके डिग्री के पर्क्स क्या? अगर कोई 5 ईयर LLB करता है या 3 ईयर्स LLB करता है तो इसमें फ़र्क क्या? बेसिकली पाकिस्तान में अब जो हमारा लोकल लॉ होता है ना, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 5 ईयर्स LLB डिग्री ऑफर करती हैं। लेकिन उसके काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे डेनिंग हो गया, थेमिस हो गया, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री देते हैं जो कि 3 साल की है। पर्क्स तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है तो उसके साथ ही ये वो अटैच है कि भाई ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। तो सबसे पहला पर्क यही है कि भाई आपकी डिग्री इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। आप ग्रेजुएशन के बाद आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरा, अगर लेट सपोज किसी फर्म में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एक बंदा है जो पाकिस्तानी लॉ की उसके पास डिग्री है, दूसरा बंदा है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है, तो ऑलरेडी वो क्या करेंगे, जिसके पास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है ना उसको क्या करते हैं, प्रिविलेज देते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी एक तो एजुकेशन जो उसका सिस्टम होता है, कोर्स स्ट्रक्चर या उसकी जो ग्रूमिंग हुई होती है वो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लोकल उससे काफ़ी क्या होती है, बेहतर होती है उस हिसाब से। फिर अच्छा, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए आपको लाइसेंस मिलता है, उसका क्या प्रोसेस होता है? यस, जैसे आपने ग्रेजुएशन की, ये में प्रोसेस है कि भाई आप वकील कैसे बनते हैं। स्टार्ट होता है लॉ एडमिशन टेस्ट से। भाई किसी को अगर लॉयर बनना है तो सबसे पहले एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद 5 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद ऐसा होता है कि भाई आम जो डिग्रीज होती हैं, लेट सपोज मैं IR कर रहा हूँ, ग्रेजुएट हो गए तो उसके बाद आपको क्या डायरेक्ट डिग्री मिल जाती है। लेकिन हमारे लॉ में ऐसा नहीं है, हमें 5 साल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें लॉ गेट एडमिशन टेस्ट देनी पड़ेगी, वो हम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही हमें क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी कि हमें 5 साल हमने पढ़े। उसके बाद क्या होता है कि भाई जब आप वकील बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार काउंसिल का एग्जाम है वो आपको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है फिर। एग्जैक्टली, उसके बाद ही आप जाके वकील बनते हैं। सही, ऐसे नहीं बनते आप। सही है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने LLB कर ली है, सही है, LLM की हम बात करते हैं, मास्टर्स होता है, तो इसमें क्या ये इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये आप कहाँ कौन एग्जाम्पल से आप कर सकते हैं? यस। तो LLM कितने साल का होता है, इसकी क्या कोर्स कंटेंट होता है इसके बाद? LLM बेसिकली वेरी करता है यूनिवर्सिटी काफ़ी 1 साल की भी देते हैं, काफ़ी 2 साल की भी देते हैं। वो बेस उस पर करता है कि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, ठीक है। और LLM का सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है कि भाई क्योंकि हमारी जो लॉ बैचलर्स होती है उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट लॉज पढ़ते हैं। लेकिन हम जब LLM करते हैं तो वो क्या होता है, इसमें हम स्पेशलाइजेशन करते हैं। स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि भाई हमारी जो एक तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो भी हमारे पास बढ़ जाती हैं कि भाई हमारे पास मास्टर्स ये होती है और एक तो मैं फील्ड में अपनी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, तो ये भी एक हमारा फ़ायदा होता है कि भाई ये आगे चल के भी हमें फ़ायदा होता है। सही है। तो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ की आप बात कर रहे हैं, मैं पूछूंगा आपसे कि भाई मैं एज ए स्टूडेंट मैं ग्रेजुएशन में हूँ, 5 साल की मेरी डिग्री है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर मी कि मैं प्रैक्टिकल वर्क करूँ और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या मैं एज अ लॉ स्टूडेंट अपने लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ प्रैक्टिकल साइड पर अगर मैं बात करूँ? प्रैक्टिकल साइड की अगर बात करें तो वो आप फ्रॉम द बिगिनिंग ही कर सकते हैं। हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम कहते हैं मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स एंड मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन्स होते हैं।
आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। लाजमी नहीं, काफ़ी मैं भी जब आया था ना तो मुझे ये था कि भाई मैं भी पार्टिसिपेट करूं, लेकिन मुझे वो सर्किल अच्छा नहीं मिला। ठीक है, मैंने जिनसे पूछा उन्होंने कहा था कि भाई आप अभी रुक जाएं, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, आगे आपको और जर्नी पड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला कि आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि भाई ऐसा नहीं है, आप फ्रॉम द बिगिनिंग इन चीज़ों में क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं, फिर आपको जो स्किल्स है ना वो आपकी डेवलप हो जाए, आपकी स्किल्स इन्हेंस करेगा अगर आप फर्स्ट ईयर से ही उसको लेके चलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और अगर इंटर्नशिप्स की मैं बात करूं, अगर मैं ड्यूरिंग अपनी ग्रेजुएशन की जर्नी उसमें किन किन जगह पे मैं इंटर्नशिप कर सकता हूँ? इंटर्नशिप्स भी वैसे आपको जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज वो देती है, तो आपको इंटर्नशिप्स वगैरह तो लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो फोकस होता है वो क्या होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे। लेकिन जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना वो डिफरेंट होती है। जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो वो सारी चीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। जब हम इंटर्नशिप्स में जाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि भाई जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको हम रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि भाई ऐसा ये लॉ तो है लेकिन हम उसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर वो इंटर्नशिप्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि भाई हम ये कर सकते हैं। सही है। तो ये इंटर्नशिप्स आप कहाँ कर सकते हैं? काफ़ी लॉ फर्म्स हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अभी समर वेकेशंस चल रही हैं तो काफ़ी क्या है कि इंडिपेंडेंट वकील हैं, वो भी उनके पास भी आप जा सकते हैं कि भाई हमें आपके साथ इंटर्नशिप्स करनी है, हमें सीखना है कि काम होता कैसे। और दूसरा काफ़ी लॉ फर्म्स हैं, लिंक्डइन तो भरा पड़ा हुआ है। एक तो आपका वो सर्किल आ जाता है ना लॉ अपॉर्चुनिटीज़ की, आपने बात की कि भाई कैसे आप वो देख सकते हैं कि लिंक्डइन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप भरा पड़ा हुआ है। अब जब लिंक्डइन पे जाएंगे ना इतनी इंटर्नशिप्स आ रही हैं, लाजमी नहीं है कि आप फिजिकल इंटर्नशिप्स भी जाके करें। अब तो ऐसा होता है कि भाई आप वर्चुअल इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं उनके लिए। अच्छा, वर्चुअल इंटर्नशिप्स में हमारे जो ऐसा होता है कि भाई हम रिसर्च वगैरह उनका जो काम होता है वो करते हैं, मोस्टली जो हमारा होता है तो वो हम कर सकते हैं। सही। अच्छा, एक बात मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं कि कोर्ट्स वगैरह का ना, हमने तो मूवीज़ में देखा है, मैंने जैसे इंडियन मूवीज़ में देखा होगा या वेब सीरीज़ में देखा होगा, तो डिपिक्शन ऑफ जो कोर्ट होती है, सही है, वो सिमिलर होती है या एक्चुअल कोर्ट डिफरेंट होता है? हमने तो मूवीज़ में देखा, वेब सीरीज़ में देखा, इसके बारे में। डिपिक्शन तो मूवीज़ वो है ही फिक्शनल, कई मूवीज़ है, तो ऐसा नहीं होता कि भाई फिल्म में जैसे कहते हैं तारीख पे तारीख चिल्ला रहे हैं, तो आप कोर्ट में ऐसे नहीं कर सकते भाई, तारीख पे तारीख वकील ऐसे चिल्ला नहीं सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको लग जाएगा। तो डिपिक्शन कुछ हद तक थोड़ी बहुत जो है वो ठीक होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, वो काफ़ी डिफरेंट है। आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, उस हिसाब से होता है। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि 15-20 साल तक वो केस चल रहा है, उसके बाद पता चला कि जो मुजरिम था वो इनोसेंट निकला। 15-20 साल ऐसे मैंने देखा था कि भाई एक टीवी में रिपोर्ट दिखा रहे थे कि एक बंदा कोई अपने टीन एज में हो गया जेल में, 15-20 साल उसका मुकदमा चला। उसके बाद जब वो अपने घर गया ना वापसी, तो उसके घर पे भी कोई नहीं था, और समझ लें उसकी पूरी लाइफ 2 डेकेड्स हो गए ना, 20 साल हो गए, उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। उसने बोला मेरे दोस्त भी नहीं है और ना मेरी फैमिली है। तो फिर इसमें क्या होता है कि एक बंदा 20 साल बाद पता चल रहा है कि यार आपने जुर्म ही नहीं किया था, तो इसमें क्या होगा फिर? अनफॉर्चुनेटली इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता, बस ऐसे होते हैं, काफ़ी केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें बाद में काफ़ी वक्त के बाद में जाके फिर पता चलता है कि भाई ये तो मुलजिम है ही नहीं वो, ठीक है, ये एक्यूज जो है ये बस फ्री है। फिर कोर्ट क्या कहती है कि भाई सॉरी, बस और कुछ कर भी नहीं सकते। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ वो स्पेसिफिक नहीं होता कि बाद में जो आपको क्या करें, कंपनसेट करें। इट्स जस्ट के वो बाद में कहते हैं कि भाई सॉरी। वो कंपनसेट कर भी नहीं सकते, इतना उसका टाइम चला गया, ज़िंदगी सारी उसकी चली गई, बस ऐसा होता है फिर। सही है, कुछ ऐसे केसेस हैं। सही। उसके अलावा आप उमंग के को फाउंडर हैं, तो उमंग क्या है, इसका बैक ऑफ द माइंड, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, करती क्या है, उसके बारे में बताओ। उमंग बेसिकली एक हमारा इनिशिएटिव है जिसको हमने मेरे दूसरे दोस्त हैं उनके साथ ये स्टार्ट किया था। और ये स्टार्ट हमने तब किया जब हम एक ट्रेनिंग में थे, प्रोग्राम वो कंप्लीट हुआ तो फिर हमने रियलाइज़ किया कि भाई ये एक सेंसिटिव इशू है, क्योंकि उमंग का जो बेसिक काम है वो यही है कि भाई हमारी सोसाइटी में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है या लेक ऑफ इंटरफेथ हार्मोनी है, हम इसके ऊपर काम करें। क्योंकि आए दिन ये देखा जाता है कि भाई जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ काफ़ी जुल्म होता है। तो इसी के ऊपर हमने क्या किया कि भाई जो पीस बिल्डिंग है, हम क्या करें कि पीस बिल्डिंग के ऊपर काम करें। उसमें हमने ये था कि भाई पीस डायलॉग्स वो हम करवाएंगे। मैंने
कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर काम कर रहा है। सो इसीलिए हम थोड़ा एहतियात कर रहे हैं कि खुद भी कि भाई कल को हमें ना कोई कह दे कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। सो उस हिसाब से अभी तक इसकी एक्टिविटीज़ हमने प्रैक्टिकली नहीं स्टार्ट की, लेकिन थॉट प्रोसेस सारी जो चीज़ें हैं वो हैं, इंशाल्लाह अभी हम करेंगे, क्योंकि एक हमारा दूसरा इनिशिएटिव है एडलेक्स, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सही, मतलब इसकी आइडिएशन सारी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। सही, तो एडलेक्स का क्या सीन है? एडलेक्स का उसका मैं बेसिकली फाउंडर हूँ। सो एडलेक्स का बेसिक जो काम है वो यही है कि आम लोग जिनको लॉ का, ह्यूमन राइट्स का या लीगल एजुकेशन का नहीं पता, तो हम उनके लिए काम करते हैं कि भाई उनको हम क्या करें। एक तो एजुकेट करें, दूसरा एम्पावर करें, और तीसरा उनके लिए हम एडवोकेट करें। क्योंकि जैसे हमें तो बाद में जब हम लॉ कर रहे हैं तभी हमें जाके पता चल रहा है कि भाई लॉ है क्या, कैसे बनता है, या हमारे राइट्स हैं क्या, लेकिन जो आम लोग हैं उनका क्या कसूर है, उनको भी नहीं पता। तो हमारा यही कि हम उन लोगों को क्या करें, एम्पावर करें थ्रू लीगल एजुकेशन। जब लोगों को पता चलेगा कि भाई उनके राइट्स क्या हैं, तभी वो उनको क्लेम कर सकते हैं। अलमिया ये है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई उनके राइट्स क्या हैं या क्या चीज़ें हैं, हम कहाँ जाएं, अगर हमारा कोई राइट वायलेट होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई लोगों को क्या करें, एम्पावर करें। क्योंकि एक तो अब लोग इससे भी रिलेट कर पाएंगे कि भाई एक रिसेंटली मूवी आई थी 12th फेल, उसमें भी ये था कि भाई एक फेमस कोट था जो हुआ वायरल हुआ था कि भाई इफ़ पीपल वर एजुकेटेड इट कुड बी रियल प्रॉब्लम फॉर लीडर्स। सो हम ये चाहते हैं एडलेक्स के थ्रू के लोगों को हम क्या करें, एजुकेट करें, ताकि लीडर्स के लिए क्या हो, प्रॉब्लम भले हो। हमारा यही एक काम कि भाई यूथ को क्या करें, एम्पावर करें थ्रू लीगल एजुकेशन। सही है। तो आपका ये गोल है कि एडलेक्स के ज़रिए लोगों को आप अवेयर करें उनके बेसिक राइट्स के बारे में और उनको एजुकेट करें राइट्स के बारे में। तो बेसिक राइट्स की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो आप एडलेक्स के थ्रू भी एजुकेट कर रहे हैं और लोगों को नहीं पता, और आप पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहते हैं कि भाई ये भी आपके सिविल राइट्स में, आपके बेसिक राइट्स में आता है? यस तो सबसे पहले तो जो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक के हैं, जिसमें हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया, राइट टू फेयर ट्रायल आ गया, डबल जेपर्टी के खिलाफ हमारा जो आर्टिकल है वो है, या राइट टू इन्फॉर्मेशन है। लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ऐसा होता है कि भाई एक लेट सपोज मैं किसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, यूनियन काउंसिल है, वहाँ की बजट आ गई, वो वहाँ क्या करेगी, काम करेगी, लेकिन जब वहाँ पर कोई काम होता भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कि भाई आपकी ये बजट आई थी कि यहाँ पर ये काम होगा, ये वो बजट कहाँ गई, आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या प्रोग्रेस थी। सो ऑल वो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, हम उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है कि भाई लोगों को ये राइट है कि वो फ्रीली विदाउट एनी फियर अपना जो थॉट्स हैं, अपनी जो बातें हैं वो कहें, लेकिन यहाँ पर भी सर्टेन हमारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि भाई आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी जो किसी और के सेंटीमेंट को हर्ट करे, किसी और के रिलीजन के खिलाफ हो। क्योंकि ये एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि विथ राइट कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फ्री स्पीच में और हेट स्पीच में थोड़ा ही थिन लाइन का फ़र्क है। लोग कहते हैं कि भाई हालांकि वो हेट स्पीच भी काफ़ी वक्त होती है, लेकिन वो ये समझते हैं भाई मेरा राइट है, मैं ये कहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो हमारे उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि भाई विद सर्टेन राइट्स कम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उसके अलावा काफ़ी ऐसे लॉज हैं जो लोगों को पता नहीं है। तो एडलेक्स के थ्रू हम वही कह रहे हैं कि भाई आगे चल के उनके ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे हमारा हरासमेंट के ऊपर, वुमेन हरासमेंट के ऊपर लॉ है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है। ये है क्या, लोगों को बस ये पता है कि भाई ये लॉ है, बस इसमें 18 से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं होगी, लेकिन ये सारा काम कैसे करता है, अगर इनकी कोई वायलेशन हो वो कैसे हो। तो हमारा यही है कि ये ऐसे जो लॉज हैं वो लोगों को ईजिली क्या करें, बताएं। हम जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होंगे उनको हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज है ना वो ऑलरेडी थोड़ी टिपिकल है, डिफ़िकल्ट, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। हम उनके लिए यही करेंगे कि भाई उनके ये जो ब्रिज है ना वो उसको हम गैप को ब्रिज करेंगे। मतलब आसान लफ्ज़ों में आप बताएंगे कि भाई एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीज़न, ऑर्डिनरी सिटीज़न आपके क्या क्या राइट्स हैं। सही है। उसके अलावा कोई ऐसी अथॉरिटी है कि जहां आप रीच आउट कर सकते हो
अगर आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसी अथॉरिटी हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता और वो एग्जिस्ट करती हैं? सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 199 के तहत ही अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम जो कहते हैं भाई पिटिशन दाखिल करेंगे, वो हमारी रिट पिटिशन्स होती हैं, जिसमें हमारी ये भी होता है एक फेमस जो मशहूर है कि भाई अगर कोई बंदा उठा लिया गया है तो उसके लिए हम कैसे, वो भी एक हमारा राइट है, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। हर बंदे को दूसरा ये भी है कि भाई हर किसी को राइट है कि वो फ्रीली अपनी लाइफ को क्या करे, एंजॉय करे। जब कोई बंदा विदाउट एनी काज उठा लिया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का बेसिक जो मीनिंग है वो ये है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी। हम पिटिशन दाखिल करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 199, पिटिशन दाखिल करते हैं। फिर जो मैजिस्ट्रेट होता है वो कंसर्न जो अथॉरिटी होता है, जुरिस्डिक्शन जो पुलिस होती है, उसको ये कहता है कि भाई इस बंदे को प्रोड्यूस करें विद इन 24 आवर्स। इलीगली कोई भी किसी को वैसे भी होता है ना कि भाई 24 घंटे, आपने ये भी सुना कि भाई 24 घंटे से ज़्यादा तक आप किसी को हिरासत में नहीं रख सकते। आप पुलिस को क्या कहे कि वो कोर्ट में उसको पेश करना होता है। मतलब अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उस बंदे को कोर्ट में आपने प्रेजेंट करना है। या अगर वो नहीं कर रही, ठीक है, पुलिस की कस्टडी में ही है, वो प्रेजेंट नहीं कर रही है, तो फिर भी हम इसके तहत हम क्या करेंगे, कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये है कि भाई हम पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि भाई अगर वैसे भी अगर कोई हरासमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें ओम्बुड्समैन भी काफ़ी आ जाते हैं कि भाई अगर कोई इदारा है जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन में है, एब्यूज़ ऑफ पावर में है, या जिनके खिलाफ आपको कोई कंप्लेन है, तो वो भी आप प्रोविंशियल ओम्बुड्समैन के तहत अगर वो प्रोविंस के अंदर है तो भी आप अपना मसला हल करवा सकते हैं। या अगर कोई औरत है, ठीक है, जिसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हरास किया जा रहा है तो उसका भी एक पर्टिकुलर हरासमेंट के ऊपर एक ओम्बुड्समैन है जिसके थ्रू भी वो अपना मसला क्या करवा सकते हैं, हल करवा सकते हैं। सही है। सो ये था, एक ओम्बुड्समैन है और दूसरा आपकी पिटिशन्स है, और काफ़ी वैसे भी है। अगर आप वैसे भी अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है तो भी आप कोर्ट के थ्रू हम अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आपका राइट ये सिर्फ वो नहीं है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 से 28 तक के हैं, ये वो हमारे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल है कि भाई ये तो आपको किसी भी हालत में आपको प्रोवाइड मिलेंगे। यस, सही है। और अगर मैं बात करूं, आप एज अ लॉ स्टूडेंट 5 साल की जो आपकी डिग्री है उसमें कोर्स कंटेंट क्या होता है, आप पढ़ते क्या हैं इन 5 सालों? यार बेसिकली हमारे जो LLB की डिग्री है ना, इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम 10 सब्जेक्ट्स पढ़ें लॉ के रिलेटेड, नहीं, वाइड एरिया है लॉ की, हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारा अपनी इनिशियल ईयर्स में, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम, ठीक है, पाकिस्तान स्टडी पढ़ते हैं, तो ये भी हम पढ़ते हैं। उसके अलावा काफ़ी हमारे क्या होते हैं, कोर लॉ के रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, इंट्रोडक्शन टू लॉ हो गया, लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हो गया। उसके अलावा काफ़ी हमारे स्पेशलाइज्ड लॉज भी होते हैं, ह्यूमन राइट्स लॉ हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, या टैक्सेशन से रिलेटेड हो गया। मतलब डिफरेंट लॉज पढ़ते हैं हमारे ये 5 साल की डिग्री के, वो 50 से 60 तक हो जाते हैं। हम इतने वो लॉज पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज होते हैं। यस, सही। तो अगर मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, 5 साल की डिग्री है, तो एज अ लॉ स्टूडेंट आप कौन सी रिसोर्स रेकमेंड करेंगे मुझे? कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई ब्लॉग हो सकता है जिसने आपकी हेल्प करी और आप उसको अपने फेलो स्टूडेंट्स को रेकमेंड करना चाह रहे हो? वो आपने यूट्यूब चैनल की बात की तो उसमें सबसे पहले तो मैं सर उमर का नाम लूँगा, क्योंकि उसके हम खुद ही वीडियोस वगैरह देखते हैं जब भी कोई कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि वो जो है ना ईजिली टिपिकल कॉन्सेप्ट को भी हम क्या करता है, कवर करता है। मतलब एक ये सर उमर के यूट्यूब चैनल, वो हम कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा लॉ विथ बुशरा है, लॉ विथ जुबैर है, लॉ विट्स है, और काफ़ी ऐसे और भी रिसोर्सेज हैं। दूसरा तो एक तो हमारा काफ़ी लॉ के सब्जेक्ट है ना, वो इंडियन लॉ से भी रिलेट करते हैं, तो इंडियन काफ़ी भी यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोर्सेज वगैरह ऑनलाइन होते हैं या फिर ये इन पर्सन भी होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ जो कोर्सेज है लॉ से रिलेटेड, मैंने तो वो ऑनलाइन ही किए हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे लॉविस डैन है, लॉ विट्स है, लीगल मोनार्क्स पाकिस्तान है, और भी हैं। इंटरनेशनल भी है ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी करवाते हैं, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक रिसर्च, वो भी लॉ से रिलेटेड करवाता है। तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी अपने कोर्सेज कर सकते हैं। इससे ये है कि लाजमी नहीं है कि भाई आप इनिशियली ऑनलाइन करें तो वो काम के नहीं, वो भी आपके काम के हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन से जो हैं आपकी बाद में भी काम आती हैं आपको,
लोगों को पता चलता है कि भाई सिर्फ उसने यूनिवर्सिटी में नहीं अपने आप को कन्फाइन रखा, उसके अलावा भी आप इसने खुद को क्या किया है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज किया है। फिर वहाँ से जो हमारा नेटवर्क बनता है ना, फिर वो भी हमें सेम जैसे मैं ऑलरेडी बताया कि भाई वो रिकमेंड करते हैं कि भाई ये यहाँ पर कोर्स हो रहा है, फिर मैं वो जाके अवेल करता हूँ। सही है। उसके अलावा आप लीगल मोनार्क के मेंबर थे, तो इसके बारे में बताएं, लीगल मोनार्क करती क्या है और आपकी इसकी क्या जर्नी थी? लीगल मोनार्क के साथ मेरी जर्नी काफ़ी ज़बरदस्त रही है, और फ्रॉम बीइंग अ पार्टिसिपेंट मैंने स्टार्ट किया था इसका यूनिवर्सिटी में। जब मैं आया तो पहला मैंने जो कोर्स किया था ऑनलाइन, वो इसी का किया था, लीगल मोनार्क के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन ही। बाद में इनका एक ये प्रोजेक्ट है कानून आसान के नाम से, तो उन्होंने इसके थ्रू एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया था जिसको मैंने पार्टिसिपेट किया। फॉर्चुनेटली उसके बाद इनके साथ मेरा प्रोफेशनल जो जर्नी है वो कनेक्ट हुई, और मैं अब उनके साथ उसी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हेड हूँ। सो फ्रॉम बीइंग अ पार्टिसिपेंट टू बीइंग द प्रोजेक्ट हेड ऑफ सेम इनिशिएटिव, यह मेरी इनके साथ जर्नी रही है। और ये उसके अलावा लीगल मोनार्क डिफरेंट चीज़ों पे काम करती है, जैसे इनके और भी प्रोग्राम्स हैं, हुकूक फाउंडेशन के नाम पे है जो चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम करती हैं, और दूसरा लॉ एडमिशन पोर्टल है इनका एक प्रोजेक्ट है, जो वो लोग जो चाह रहे हैं कि हम लॉ फील्ड में आएँ उनके लिए लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, या डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस वगैरह प्रोग्राम्स वो करवाते रहते हैं। मतलब ये लॉ से रिलेटेड, और इसके साथ साथ वो हम लोग जिनको लॉ का भी नहीं पता तो उनके लिए भी ये काम करते हैं। सही है। तो ये ज़ैबुल में ही फाउंड हुई थी? ज़ैबुल में फाउंड ही हुई थी, लेकिन इसका जो फाउंडर है वो हमारा ज़ैबुल का ग्रेजुएट है। सही है, मतलब आपका सीनियर है वो। भी मुझे बाद में जाके पता चला था, इनिशियली मुझे पता नहीं था कि ये भी मेरा सीनियर ही है, बाद में जाके मुझे पता चला। अच्छा, तो ज़ैबुल का अगर मैं कल्चर की बात करूं कि आप सीनियर्स जूनियर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं या फिर क्या होता है? आपको पता है कि भाई आपके बैच में क्या चल रहा है और कैसा कनेक्टिविटी क्या है? कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कराची यूनिवर्सिटी की तरह या काफ़ी और यूनिवर्सिटी की तरह इतनी बड़ी नहीं है। ये ऐसा है कि भाई शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है वो इस हिसाब से, क्योंकि ये छोटी है एक तो, ठीक है। और सो इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई हमें सभी का पता है कि भाई ये बंदा इस फलां बैच का है, फलां क्लास का है। सो इसका हमें फ़ायदा ये है कि भाई हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उनके साथ, वो हमारी अच्छी है। एक तो ये भी हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई ये सीनियर है या जूनियर है, ये नहीं है, सारे इक्वल हैं। यूनिटी के लिए भी हम ज़ैबुल वाले मशहूर हैं। सो ये हमारे नेटवर्किंग वगैरह ये सारी स्ट्रॉन्ग है अलुमनाइज। सही है। और जो बच्चा इंटरमीडिएट में है और लॉ पढ़ना चाह रहा है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसी ट्रेड्स होनी चाहिए जो आप बोलें कि यार ये अच्छा वकील बन सकता है या ये इस फील्ड में सर्वाइव कर लेगा? इसके बारे में नहीं, लाजमी नहीं है कोई उसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी हो, क्योंकि मैं अगर खुद को रिफ्लेक्ट करके पीछे देखूं तो मैं भी एक ऑर्डिनरी था, बिलो एवरेज, ठीक है। तो जब मैं फील्ड में आया, बाद में ये था कि बस आप में सिर्फ एक चीज़ हो कि भाई आप डिटर्मिनेशन हो आप में, और दूसरी ये कि भाई आप प्रेजर्वेंस हो कि भाई आपको कुछ करना है तो करना ही है बस। बाकी जो चीज़ें आप सीखते हैं, डेवलप करते हैं, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर ही है। बाद में आप इंटरेस्ट देंगे तो आपकी रिसर्च स्किल्स हैं जिस फील्ड में आप जाना चाहें, क्योंकि लाजमी नहीं है कि जैसे मैंने बताया ना कि लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ वकील ही बने, और भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं हमारी लॉ की उस हिसाब से। सही। मतलब ये कि आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इंट्रोवर्ट हैं, इंटरमीडिएट में आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, आप अपनी ग्रोथ पे काम करते हैं तो आप इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप लॉ पढ़ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है लॉ पढ़ने में, या आपको मज़ा आता है लॉ के बारे में, उस चीज़ का? लॉ इटसेल्फ इज़ अ वंडरफुल फील्ड, ठीक है। लॉ की जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है, जो मुझे पसंद है, वो ये है कि इट गिव्स यू सेंस ऑफ एम्पावरमेंट। यही है जो कोई और अगर मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो मुझे नहीं देती, वो मुझे सिर्फ मज़ा देगी, इंटरेस्ट देगी कि भाई मैं इसको पढ़ूं। लेकिन जब लॉ हम पढ़ते हैं ना तो हमें एक अंदर से सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आता है कि भाई ये हमारे राइट्स हैं, कोई वायलेट नहीं कर सकता हमारी जो राइट है। अगर कोई वायलेट किया भी तो हमें पता है कि भाई कौन सी हम रेमेडी अवेल कर सकते हैं। सही है। तो कभी आपने किसी को ऐसे कहा है कि भाई सेक्शन इसके तहत मैं तुझे ये कर दूंगा, या फिर आपने कोई एम्पावरमेंट के चक्कर में कोई भरमबाजी तो नहीं कर रही है वकील? भरमबाजी तो नहीं की, लेकिन बस यही है कि कोई पूछता है कि क्या कर रहे हैं तो बस कहते लॉ। तो ऑलरेडी वो है कि भाई देखिए ना, आम जो लोग हैं उनको लोग धमकी किस चीज़ की देते हैं या किसके डराते हैं कि भाई आपको कोर्ट में देख लेंगे,
फलां ये वो चीज़ें फलां सेक्शन के तहत। लेकिन लॉ स्टूडेंट्स को या लॉयर्स को तो ऑलरेडी पता है ना इन चीज़ों का, उनको तो इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई आप मुझे कोर्ट की धमकी देंगे। वकील तो होता ही कोर्ट में, वही आपने किसी वकील को बोला कि यार मैं तुझे वहाँ देख लूँगा कोर्ट में, बोलता आ जाना मैं कोर्ट में ही हूँ। मैं तो होता ही कोर्ट में हूँ, वो यही बोलेगा कहाँ देखोगे मुझे, कहाँ देखोगे। तो हाँ, ऐसी चीज़ तो मैंने आज तक नहीं की कि भाई खामा खा भरमबाजी हमने वो नहीं की, और ऐसी करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, हम तो उल्टा ख्याल करते हैं, हमें तो पता है ना कि भाई हमारा राइट तो है, उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी हमें ख्याल करना चाहिए। क्योंकि जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई हम ख्याल करें। जब हम ही पढ़ रहे हैं लॉ, जब हम ही उन्हीं चीज़ों को वायलेट करेंगे तो फिर एक मैसेज वो है ना, वो सही नहीं जाएगा उस हिसाब से। फिर सही है। उसके अलावा जैसे हम सुनते हैं ना बात कि भाई ये कानून पास हो रहा है, या ये बिल पास हो रहा है, ये लॉ पास हो रहा है और ये पास हो गया, इसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है? मुझे एक लॉ पास करवाना है तो उसके पीछे का क्या प्रोसेस है? लॉ बेसिकली कोई आम बंदा तो ऐसे जाके लॉ पास नहीं करा सकता, वो होता है हमारे पास पार्लियामेंट से। सही है। हमारी नेशनल असेंबली और जो हमारी सेनेट है। सो लॉ का पास होने का जो प्रोसेस है या लॉ बनता कैसे है फ्रॉम बिल, वो स्टार्ट होता है बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। बिल हम बेसिकली उसको कहते हैं कि भाई वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि भाई आगे चल के लेजिस्लेशन हो, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई बिल इंट्रोड्यूस होता है कि भाई इसके ऊपर हमें क्या करवानी है, लेजिस्लेशन करवानी है कि भाई लॉ बनवाना है। सो उसके बाद वो आता है भाई फर्स्ट रीडिंग उसकी होती है बिल की, फर्स्ट रीडिंग। उसमें पता चलता है कि भाई ये जो बिल है इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद क्या होता है, अगर वो सही लगा तो फिर उसकी कमेटी स्टेज आती है। कमेटी स्टेज में क्या होता है कि भाई अगर लेट सपोज वो बिल हेल्थ से रिलेटेड है तो वो हेल्थ से रिलेटेड कमेटी में जाएगा, एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो एजुकेशन की कमेटी में जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसको देखेंगे डिटेल में, क्योंकि पहले तो बिल एज अ जस्ट ऐसे पास प्रेजेंट हुआ, उसके बाद वो कमेटी स्टेज में आएंगे, वो उसको थॉरली डिटेल में देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस बिल की वो सेकंड स्टेज में आएगा, जो हम कहते हैं कि भाई ये सेकंड रीडिंग है। सेकंड रीडिंग में वो और ज़्यादा से डीपली उसको थॉरली क्या करते हैं, डिबेट करते हैं उसके ऊपर कि भाई आया कि इसके प्रोज पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, इसके इम्पैक्ट क्या पढ़ सकते हैं। फिर वो सारी चीज़ को क्या करते हैं, रिपोर्ट बना के जो हमारे होती है रिपोर्ट स्टेज, उससे बाद में क्या करते हैं, हमारी थर्ड रीडिंग आती है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि भाई जो वो बिल है वो मोशन में आता है कि भाई आया कि इस बिल को हम पास करें या पास नहीं करना है। वहाँ पर अगर मेजॉरिटी होगी, 2/3 मेजॉरिटी हम मिल गई तो फिर बाद में उस जो बिल है उसको हम भेजेंगे हमारे ये जो सेनेट के पास। सेनेट के पास भेजेंगे कि भाई जो ये जो बिल हमने, अगर नेशनल असेंबली से बिल वो आया है, ओरिजिनेट हुआ है, तो वो सेनेट में जाएगा। अगर वो बिल सेनेट में ओरिजिनेट हुआ है, सेम प्रोसेस के बाद वो क्या आएगा हमारा नेशनल असेंबली में। सो नेशनल असेंबली की बात कर रहे थे कि नेशनल असेंबली से थर्ड रीडिंग के बाद वो आ गया वहाँ पर सेनेट में, तो वो वह क्या करेंगे, उस बिल को रिव्यू करेंगे कि आया कि इसमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत है या अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अगर है तो फिर वो उसको क्या करेंगे, उसके साथ वो उसको वापस से नेशनल असेंबली में भेजेंगे। फिर उसके ऊपर वो फिर से डिबेट वगैरह वो करेंगे। अगर कोई किसी भी चीज़ की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं हुई तो वो बाद में उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए जाएगा। जब प्रेसिडेंट उसको असेंट करेगा तो फिर वो लॉ क्या होगा, जाके पास होगा, फिर वो पब्लिश होगा। विदाउट द प्रेसिडेंशियल असेंट हमारा लॉ पास नहीं होता। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा वो लॉ पास नहीं होगा। नहीं होगा। सही है। अच्छा, ये जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे आप उमंग के को फाउंडर हैं, आप एटलेक्स चला रहे हैं, दैन फिर आप डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है? एक सवाल आता है ना भाई, इसका फ़ायदा क्या है स्टूडेंट के लिए? इसका फ़ायदा तो ये है कि भाई जब आप आगे चल के स्कॉलरशिप्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे हमारा एक तो यूग्रेड आता है, एक्सचेंज प्रोग्राम या सूसी है, तो उनके लिए आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। क्योंकि काफ़ी लोगों का जो होता है ना ऑलरेडी वो यही इस पर ही फोकस होता है कि भाई हम एकेडमिक्स पे ही सिर्फ फोकस करें। लेकिन काफ़ी आपने भी देखा होगा कि लोग हैं जो 4 GPA भी उनकी है, 3.67 भी है, 8 भी है, बट दे स्टिल डोंट गेट सिलेक्टेड। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि भाई सिर्फ उनको वो बंदा नहीं चाहिए कि जो सिर्फ एकेडमिकली ही गुड हो, लेकिन उनको वो भी बंदा चाहिए कि जिनकी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, वॉलंटियर वर्क है, उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर भी
एक्टिव हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उनको आगे चल के फ्यूचर में फ़ायदा दे सकती हैं। सही। और वॉलंटियर वर्क की और एक्स्ट्रा करिकुलर की ये इम्पोर्टेंस है फॉर ऑल दोज जो देख रहे हैं। ये मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हम जितनी पॉडकास्ट कर चुके हैं उसमें हमें जितने भी गेस्ट आते हैं वो इस चीज़ पे एम्फेसिस करते हैं कि भाई एकेडमिक्स के साथ साथ आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर और वॉलंटियर वर्क को, फिर जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो इसमें आपको एक प्रिविलेज मिलता है, इसमें वो आपको प्रायोरिटी देते हैं। तो स्कॉलरशिप्स की बात चल रही है, तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? अगर यूनिवर्सिटी के दौरान वो जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वो यूग्रेड ही है। एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें वो एक सेमेस्टर जाके फुली फंडेड है बेसिकली, ये अमेरिका की तरफ से अमेरिका में जाके वो एक सेमेस्टर पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो वो वहाँ पर जाके लॉ का ही सब्जेक्ट आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो एक ये है। बाकी अगर LLM की बात करें तो वो जो हमारी बैचलर्स के बाद है उसमें हमारी काफ़ी स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। सबसे जो मोस्ट प्रेस्टिजियस है, एक तो हमारी फुल ब्राइट आ जाती है, चीवनिंग स्कॉलरशिप आ जाती है, डार्ड आ जाती है जर्मनी की। सो ये बेस्ट स्कॉलरशिप्स हैं जो वो बाद में जाके अवेल कर सकते हैं। सही है। और अगर मैं लॉ की बात करूं, जैसे हम पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तानी लॉ एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल लॉ या फिर इंडिया से हम कंपैरिजन करना है, तो क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी लॉ में और इंडियन लॉ? इंडियन लॉ में और पाकिस्तान लॉ की अगर हम बेसिक जो डिफरेंस की बात करें तो काफ़ी हद तक वो सेम है। लेकिन जो अब मेजर डिफरेंस है वो यही है कि भाई जो इंडिया का लॉ है वो सेक्युलर है। पाकिस्तान का लॉ ऑन द अदर हैंड क्या है, बेस्ड ऑन द शरिया एंड इस्लामिक प्रिंसिपल्स है। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में वो सेक्युलर लॉ है तो माइनॉरिटीज़ के लिए जो लॉज वो नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर लॉज हैं काफ़ी। लेकिन पाकिस्तान में यह है कि भाई हमारे जो भी लॉज वगैरह हैं बनते हैं या हैं, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स या शरिया के हिसाब से ही वो हैं। ये एक मेजर डिफरेंस हमारा होता है इंडिया लॉ में और पाकिस्तानी लॉ में। सही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो लीगल प्रोफेशन या फिर लॉ स्टूडेंट्स को होते हैं, उनको कौन कौन से चैलेंजेस होंगे या फिर आपको लगता है कि यार ये चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो वो होता है कि भाई वकील ज़्यादा हो गए हैं। वकील अब तो ज़्यादा हो गए हैं। सो उस हिसाब से केसेस ज़्यादा नहीं है, केसेस तो ज़्यादा हैं लेकिन वो ऑलरेडी क्या हैं, जो इस्टेब्लिश्ड हैं उनके पास हैं। लेकिन जो न्यू लॉयर आ रहा है उनके लिए कोई जो क्लाइंटेशन है ना, क्लाइंट को अप्रोच करना या क्लाइंट लाना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई मिल भी जाता है ना तो फिर कहते हैं कि भाई इतनी फीस क्यों मांग रहे हो, आप तो अभी नए हो, या फिर तुम्हारा पहला केस है, ये तो तुम्हारा पहला केस है, ये भी मिल रहा है, शुक्र करो। सो ऐसा वो बोलते हैं। एक तो ये भी चैलेंज है। दूसरा ये है कि स्टाइपेंड भी नहीं है। सही, ठीक है। वो इस हिसाब से क्योंकि हमारी एक प्रोफेशनल डिग्री है LLB 5 साल की। मेडिकल में जैसे क्या होता है कि भाई वो ड्यूरिंग हाउस जॉब उनको क्या मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन लॉयर्स को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं उनको तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती रहती हैं। और स्पेशली जब वो एक लड़की हो तो उसको एक तो सोसाइटी का प्रेशर होता है, दूसरा घर का प्रेशर होता है और दूसरा रिलेटिव्स का भी प्रेशर होता है कि भाई आप ये, क्योंकि लॉ है ना एक मेल डोमिनेटेड फील्ड है, ऑब्वियसली ये है। सो वुमेन के लिए एक बड़ा टफ होता है कि भाई आपको आके यहाँ पर खुद को मनवाया जाए। सही है। तो अभी जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं उसमें आप क्या देखते हैं इंक्लूसिविटी ऑफ वुमेन के बारे में? अब तो काफ़ी चेंज हो चुका है। काफ़ी जो औरतें हैं वो क्या कर रही हैं, इस फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। कुछ को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, आई रियली अप्रिशिएट कि भाई ये इतना अच्छा काम करें, इतना ज़बरदस्त काम करें। और अब तो काफ़ी आ रही हैं इस फील्ड में। और मैं ये भी कहूँगा कि सबसे जो सिक्योर और सेफेस्ट फील्ड है ना वो लॉ ही है औरत के लिए, अगर कोई है तो। सही, यस, सही है। अच्छा नाजिद, आप फाइनल ईयर 4th ईयर में जाएंगे LLB के, तो इन दी एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो ये एपिसोड देख रहे हैं, तो उनको आपकी यूनिवर्सिटी की जो जर्नी है, उस जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपने उमंग के आप को फाउंडर हैं, बाकी एडलेक्स के आप फाउंडर हैं, और आपका जो स्टार्टअप वाली जर्नी है आप उसके प्रोसेस में, तो व्हाट वुड बी योर एंड पॉइंट, टेक अवे पॉइंट, आप क्या सजेशंस देंगे फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो ये एपिसोड देख रहे हैं? मेरी सबसे सजेशन पहली ये होगी कि भाई टेक एक्शंस। जो भी आपका थॉट में आ रहा है, आपके माइंड में थॉट आ रहा है कि मुझे ये करना है, आप वो करो। यही नहीं सोचो कि भाई मुझे मेरा एंड रिज़ल्ट क्या होगा, या ये नहीं सोचो कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अगर मैं अपनी
फिर से सेल्फ रिफ्लेक्शन अपनी जाऊँ। तो जब मैंने कोर्सेज वगैरह करने स्टार्ट किए थे ऑनलाइन, लीगल मुनाका मैंने बताया कि मैंने पहला ऑनलाइन इनका वो किया था बूट कैम्प, मैंने सर्टिफिकेट रखा सोशल मीडिया पे, तो मुझे ये सुनने को मिला कि भाई ये क्या है, फजूल की चीज़ें, कोई काम वगैरह नहीं आएंगे ये वो। लेकिन अब जब मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए हैं और डिफरेंट वर्कशॉप्स किए हैं, उसका मुझे ये फ़ायदा, एक तो मेरी जो ग्रूमिंग हुई है, मेरी नेटवर्किंग हुई है, उन चीज़ों ने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया है। अब वही लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये हमें भी बता दिया करो, कोर्स कहाँ होता है, हमें भी लेके चलो, ये वो सारी चीज़ें। सो लाजमी नहीं है कि जो लोग आपको कह रहे हैं वो सही हो, बस ये है कि आपको कुछ करना है तो आप करना है। और दूसरा है, मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट आप में और दूसरों में फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी बैच है 150 की, 150 हम स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, लेकिन उनको और मुझे क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी, क्या चीज़ मुझे वो यही है कि भाई आप कितने एक्टिव रहे हैं, कितने कोर्सेज वगैरह आप किए हैं, यही ओवरऑल ये जो आपकी CV वगैरह वो भी आपको चल के अनाउंस करेंगी। सही। नाजिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।